नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और आप देख रहे हैं नेताजी ऑन एयर हैं। तो आज की इस कड़ी में हम मुलाकात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर केदार कश्यप जी से। बस्तर के कद्दावर नेता रहे बलीराम कश्यप के पुत्र और उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे केदार कश्यप जी से हम जानेंगे उनके सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। हाँ, लेकिन इस दरमियान हम उनसे कुछ तीखे सवाल भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि केदार कश्यप हमारे इन तीखे सवालों का कैसा सामना करते हैं। तो सर, कैसी रही आपकी राजनीतिक यात्रा? मैं आपका बचपन जानना चाह रहा था दरअसल, क्योंकि हमने जो सुना है कि जो आपके परिवार को वहाँ पर जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी एक समय में नक्सलियों के, उस समय तो आप छोटे रहे होंगे बहुत, तो कैसे वो बचपन कैसी रही सर? देखिए, बचपन जो है, एक तो मेरे पिता क्योंकि शिक्षक रहे हैं और पूरा जीवन उन्होंने राजनीति में समर्पित किया और जनसेवा को समर्पित किया, तो स्वाभाविक है कि उनके इस कार्य में वहाँ के लोगों ने बहुत मदद भी की, क्योंकि विपक्ष का पूरा दौर था और उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ को बखूबी तरीके से वहाँ निभाया और वहाँ की जो जन समस्या है उसको लेकर के हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद की। और अभी यदि हम नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलवाद में चाहे पिताजी हों, चाहे मेरे भाई हों, सभी ने उस दर्द को झेला और 2-3 बार तो मेरे साथ में भी हुआ, 2-3 बार पिताजी के साथ में हुआ और एक बार तो जो घटना घटित हुआ वो हमारे घर के मंदिर में ही हुआ। तो इस तरह की घटना हुई, लेकिन अब क्योंकि ये दौर भी देख रहे हैं कि मिल रहा है कि पूरा हमारा क्षेत्र अब नक्सल मुक्त होने जा रहा है और जो मोदी जी की गारंटी है, माननीय अमित शाह जी का जो संकल्प है कि हम 2 साल के भीतर में नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे और जिस उत्साह के साथ में, जिस जोश के साथ में, जिस जुनून के साथ में उन क्षेत्रों में जवानों का जो मनोबल बढ़ा है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और सरकार की इच्छा शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने, सभी ने भरसक प्रयास किया है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने तो उन क्षेत्रों में नियत निर्धारण योजना के तहत में जो योजना चलाई और उस योजना के माध्यम से आम जनों को जोड़ने का काम किया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जिस तरीके से किया, ये पहले कभी नहीं हुआ। सर, बचपन में आपने देखा कि बाबूजी राजनीति में हैं, उनको थ्रेट है नक्सलियों से, उसके बावजूद आप दोनों भाई राजनीति में आए, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, बचपन से देखते आए हैं और थ्रेट होने के बावजूद भी अब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर थ्रेट नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन विषम परिस्थितियों में भी काम करने की प्रेरणा तो पिताजी से मिलती रही है और उन्होंने उन क्षेत्रों में विषम परिस्थिति में काम किया भी। और मेरी तो खैर वैसे इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि मैं राजनीति में आया, क्योंकि मेरे से जो बड़े वाले भाई थे वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, लेकिन उनकी होली के दिन आकस्मिक जो मौत हुई, एक्सीडेंटल जो मौत हुई, उस मौत के बाद फिर पिताजी ने कहा कि तुम वो कर लो एक बार। पर आप राजनीति में आए और छा गए, मतलब ऐसा बड़ा मंत्रालय कोई भी शायद ही मतलब कुछ छोड़ दिया जाए तो नहीं बचा जिसके आप मंत्री नहीं रहे और बड़ी तेजी से बस्तर के एक बड़े नेता के रूप में उभरे आप। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का विशेष तौर पे मुझ पे आशीर्वाद रहा और पार्टी ने जो दायित्व दिया, मैं कोशिश करता रहा कि उसमें अच्छा साबित हूँ और पार्टी के आशीर्वाद से, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हो, चाहे वर्तमान माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में हो, लगातार मुझे दायित्व दिया गया और मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन दायित्वों का अच्छे तरीके से निर्वहन करूं। सर, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बस्तर में लाई? लंबे समय से मंत्री रहे आप, तमाम आदिवासी विकास से लेकर पीएचई और जल संसाधन और तमाम तरीके के विभाग आपके पास में रहे। क्या लगता है आपको कि क्या बड़ा या आपने बड़ी योजनाएं वहाँ पर लाई?
देखिए, एक तो वर्षों से जो लंबित थी कोसा टेढ़ा परियोजना, ये परियोजना जब मैं 10-12 साल का रहा हूँगा तब से योजना कागजों में थी। हाँ, कागजों में थी, बनता हुआ देख रहे थे। अच्छा। कि ये बन रहा है, इससे सिंचाई होगा और किसानों को पानी मिलेगा। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय में जब 1980 के दशक में वो योजना जब प्रारंभ हुई थी तो उसको हमने 2007 में पूर्ण कराया। तो वो एक महत्वपूर्ण वो था। और उसके साथ साथ उन क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, यूनिवर्सिटी की स्थापना, नए जिलों का निर्माण। तो सर, जैसा आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो उस समय से जो शुरू हुई और लंबे समय के बाद आपने पूरी की। बस्तर के विकास में आपके योगदान पर कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब भी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात आती है तो केदार कश्यप पे नाम नहीं आता या केदार कश्यप का नाम नहीं आता। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, ये पार्टी का उद्देश्य है। और पार्टी ने जो इतने समय तक मुझे जो दायित्व दिया और जितना भरोसा मेरे पे जिताया, तो इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। मैं ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मुख्यमंत्री रहे या फिर आज हम माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो काम मतलब कोई भी कहते हैं किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। तारीबंधन से लेकर धान से लेकर के प्रधानमंत्री आवास से लेकर के तेंदुपत्ता से लेकर के जितनी भी योजना है, आप सोचें ना कि एक साल के इस मतलब कम समय में जिस तेजी के साथ में उन्होंने लागू करवाया, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कोई कि मोदी जी की गारंटी को आज पूरा किया गया है। और आज हमारे लीडर हैं और उनके दिखाए गए मार्ग पर हम सभी चल रहे हैं। अब बीच में ऐसा भी चर्चा हुई थी कि आपको अध्यक्ष पद भी ऑफर किया गया था, तो हो सकता है अध्यक्ष के रास्ते वो रास्ता खुलता। नहीं, ऐसा अभी तक मुझे कोई ऑफर नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूँगा। और पार्टी जो भी दायित्व देगी उसका मैं पूरी तरीके से निर्वहन करूँगा। अच्छा, दीपक बैज आपको लेके बहुत शुरू से पता नहीं क्या उनका ये रहा है कि वो हमेशा आपको लेके टारगेटेड रहते हैं। जैसे ये भी कहा जाता है कि जो लोहांडी गुड़ा का जो मामला हुआ, जो परीक्षा वाला था श्रीमती जी का, उसके पीछे भी बैज साहब थे, उन्होंने ही पूरे चीज़ को निकाला। तो उनसे क्या मतलब ऐसी अदावत है बैज जी से, या बैज जी को आपसे क्या अदावत है? देखिए, मेरा उन क्षेत्रों में चाहे वो दीपक बैज जी हों, कवासी लखमा हो या फिर कोई भी नेता हो, हम जो है उसूलों पे राजनीति करते हैं। मैं किसी के साथ में मिलजुल करके नूरा कुश्ती नहीं लड़ता। नूरा कुश्ती हमारी नहीं होती। और मेरा पहचान क्योंकि बस्तर से है और मेरी लड़ाई उनसे है तो है और वो रहेगी और हम उस पर काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक उनके जितने भी आरोप हैं वो केवल मिथ्या आरोप है और उस पर कभी वो साबित भी नहीं कर पाए। और मेरे तो पहले भी कहा कि मोहन मरकाम जी जब कहते हैं अध्यक्ष रहे, तब उनको किस तरीके से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किस तरीके से प्रताड़ित करते थे, किस तरीके से दुत्कारने का काम करते थे। आज स्थिति फिर से वैसी हो गई है दीपक बैज जी की। तो मेरी शुभकामना है कि अच्छा, आपने कवासी लखमा का नाम लिया। एक बार उन्होंने आपको हेलीकॉप्टर मिनिस्टर बोल दिया था कि वो नारायणपुर में हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो ये इसके पीछे? हाँ, मैंने कुछ जगह पर कभी कोई नहीं पहुंचा था तो वहाँ पर हम लोगों ने जाने का काम भी किया उन क्षेत्रों में और डेवलपमेंट के हमने काम भी किए, चाहे किसी भी माध्यम से हो। समय की बाध्यता रहती है, समय के हिसाब से समय बहुत कीमती होता है और उस समय की कीमत के आधार पर हम कई बार उन क्षेत्रों में जहाँ पर इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर हम हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ली। आखिर हेलीकॉप्टर किस लिए बना है? यदि मान लो हमारी आवश्यकता वहाँ पर जा कर के लोगों से मुलाकात करेंगे तो उसी के माध्यम से हम जाएंगे।
तो ये आरोप लगाना एक गलत बात है। क्या उनके मंत्री या उनके मुख्यमंत्री कभी हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठे क्या? किस लिए था? वो तो इसका भरपूर उपयोग किए। मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी कि फ्लोराइड वाला पानी, जो आयरन वाला पानी है, वो एक बड़ी समस्या है बस्तर की। इंद्रावती पे जो परियोजनाएं हैं वो एक बड़ी समस्या है। बस्तर में जो वनोपज है उसका सही मूल्य मिलना आदिवासियों को अभी भी शुरू नहीं हुआ है। तो इस सब को लेकर, महुआ जैसा है, तो इस सब को लेकर क्या योजना है, ठोस योजना? क्योंकि 24 साल हो रहे हैं, अब तो मतलब कुछ भला हो जाना चाहिए। आयरन इफेक्टेड एरिया है और लोगों की प्रचुर मात्रा है, तो आयरन रिमूवल प्लांट और उससे संबंधित जितने भी उपाय करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि ग्राउंड वाटर की अपेक्षा हम सरफेस वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में उपयोग करें, यहाँ तक सिंचाई में भी। तो आप सोचिए ना कि जब 27 से 30 साल के बाद यदि एक बड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना जो बस्तर की है वो पूरी होती है, तो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। पहले की सरकार में कितनी इच्छा शक्ति थी। यदि हम बात करें तो हमारे भी अभी बहुत सारे प्लान हैं कि उन क्षेत्रों में हम कैसे बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति दें, उनको हम पूरा कराएं। तो ये हमारी कोशिश है, सिंचाई की व्यवस्था हो चाहे पेयजल की रिसर्च हो। उसके साथ साथ यदि आप लघु वनोपज की बात करें तो आज यदि हम तेंदुपत्ता को हम 5,500 रुपये मानव बोरा यदि खरीदने वाली सरकार है देश में, तो वो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने उस तेंदुपत्ता की खरीदी की। तो सरकार की इच्छा शक्ति है और उसके साथ साथ 67 प्रकार के हमारे जो वो हैं वनोत्पाद हैं, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं खरीदने का काम किया है। हमारी कोशिश है। मैंने अभी पीछे 2-3 दिन पहले जब अधिकारियों की बैठक हुई तो अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि और कितने ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिनको हमको खरीदने की आवश्यकता है, उनको हम लिस्टिंग करें और उनको उचित दाम पर हम खरीदें, क्योंकि हम एक तरीके से उनके उत्पाद को हम खरीदते हैं, लघु वनोपज को खरीदते हैं। तो उसका सीधा ये अर्थ है कि हम अपने वनों के संरक्षण की दृष्टि से हमारे लोगों को हम प्रोत्साहित भी करते हैं। तो ये हमारा मतलब उद्देश्य है। पर अभी भी मिर्ची तोड़ने के लिए एक बड़ी जो तादाद में लोग जो हैं वो तेलंगाना चले जाते हैं, दूसरे चीज़ों के लिए चले जाते हैं, मतलब रोजगार के लिए। तो ये नौबत क्यों है? मिर्ची तोड़ने के लिए बड़ा पलायन है वहाँ से। देखिए, कुछ जगह पर ऐसा है कि मिर्ची तोड़ने का या फिर जैसे हैदराबाद या फिर अन्य जगह पर जा कर के व्यापार और सब करने की दृष्टि से लोग जाते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों पे इसमें कमी भी आई है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि वहाँ जाएंगे तो हमको कुछ अलग काम करने को मिलेगा, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर रोजगार हो, स्वरोजगार हो, इस सब चीज़ में बढ़ोतरी भी हुई है और खेती की दृष्टि से भी हमारा क्षेत्र अब उन्नत होते जा रहा है। रोड कनेक्टिविटी भी आप कुछ बढ़ रही है वहाँ पर। केशकाल घाट की समस्या जो है वो ऐसा लगता है कि मतलब हल होगी कि नहीं होगी? नहीं, केशकाल घाट का अभी काम चल रहा है और विदिन ए मंथ वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा 4 लेन का भी स्वीकृति हो गई है। लगभग 12,000 लगभग पहले स्वीकृति हुई थी और 8,000 करोड़ फिर से स्वीकृति हुई है। तो वो उसका सीधा लाभ हमारे बस्तर के लोगों को प्राप्त होगा। आज यदि हम बात करें अंदर क्षेत्र की सड़कों की, पीएमजीएसवाई सड़कें, किसी ने चिंता किया था कि पीएमजीएसवाई सड़कें हमारे गांव के लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बना के दिया है। हमारी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बना के दिया और वो गांव के लोगों तक सड़क पहुंचा के दिए। पिछले 5 वर्षों में सड़क की क्या हालात थे तो किसी को छुपाने की बात तो नहीं है, सब जानते हैं। जो लोग कहते हैं एक मुर्वीकरण नहीं करा पाए और वो बात करते हैं, बड़ी बातें करते हैं। एक माड़ वाला जो एरिया, अबूझ माड़ और ये तमाम एरिया है, अभी भी वहाँ पर जैसा नक्सल उन्मूलन जैसा चल रहा है, पर अभी भी वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है उन इलाकों से पूरी तरीके से नक्सल बाहर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हमारी सरकार आई
तो 2006-07 में हम लोगों ने उसको ओपन करवाया ताकि वहाँ पर लोग जा सकें। तब जा कर के वहाँ अब स्थितियाँ बेहतर होती जा रही हैं और हमारा उद्देश्य है कि अब अबूझमाड़ की बहुत सारी हमारी सड़कें स्वीकृत है और अब PM जनमन योजना के तहत में भी बहुत सारे लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सरकार तो पूरी तरीके से वहाँ के हमारे जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजना बना करके काम कर रही है। नारायणपुर इलेक्शन आप हारे थे, क्या रीज़न था नारायणपुर में डिफीट का? 2600 कुछ वोट से हारा था, लेकिन इस बार लगभग 20,000 वोट से वहाँ की जनता ने पार्टी को जिताया जी। तो लोग एक बार बदलना चाह रहे थे, बदल लिए और बाद में उसका दुख भी हुआ इस बार करके भी दिया। तो अब ये है कि इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है तो हमारे लिए एक चैलेंज भी है कि हम उन्होंने जो जिस उम्मीद के साथ में हमको फिर से भेजा है उन उम्मीदों का एक बड़ा मुद्दा अचानक से पिछले कुछ सालों में तेज हुआ है वहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी माना जा सकता है, जैसे क्रिश्चियन जो हो गए हैं वो, आपने भी उस पर आंदोलन किया था। मैं आया था उस समय नारायणपुर में जब चर्च पे हमला किया था और आप पूरा दौरा कर रहे थे, तब मैं था वहाँ। तो आप काफ़ी भावुक दिखे थे इस पूरे मुद्दे पे। तो ये क्या मुद्दा है और ये क्यों मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वहाँ पर, क्या समझते हैं इसको? हमारे यहाँ के जो संस्कृति है वो दूषित होती रही है। हमारी रीति रिवाज, हमारे परंपरा, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं उनको खंडित करने का काम किया गया। तो हम लोग तो ऐसी हम किसी के विरोध नहीं करते, लेकिन हमारी संस्कृति को ख़त्म करोगे आप, हमारे लोगों को धर्म परिवर्तित कराओगे तो ये कहाँ का न्याय है? और वो भी अवैध तरीके से। तो अवैध तरीके से हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, न कल किए थे, न आज कहे हैं, न आगे करेंगे। अवैध तरीके से होगा तो उसके खिलाफ में हम खड़े हैं। सर, और आपको लगता है कि इस सब के पीछे कांग्रेस है, धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के पीछे? देखिए, कहीं ना कहीं से देश की आज़ादी के बाद यदि हम बात करें तो सबसे अधिक कालखंड किसी का रहा तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा। लगभग 65 से 68 साल के पूरा समय उन्होंने कहते हैं पूरे देश में राज किया। और ऐसे समय में उन्होंने इन क्षेत्रों को, ट्राइबल क्षेत्रों को, उन्होंने एक तरीके से उनके भरोसे छोड़ दिया, मिशनरियों के भरोसे, कि शिक्षा की व्यवस्था वो देखेंगे, हेल्थ की व्यवस्था वो देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें व्यवस्था वो देखेंगे। तो उनके लिए खुला अवसर दे दिया। वो नहीं चाहते कि उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो। ये तो भगवान का शुक्र है और वहाँ के हमारे लोगों का धन्यवाद है कि उन क्षेत्रों में आज जैसे बीजेपी आई तो उसके बाद इन सब चीज़ों में रोक भी लगी। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पीछे ये मंशा थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि इसका सही तरीके से विकास हो और हमारे आदिवासी रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को किसी भी तरीके से कोई दूषित न कर सके। लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? जोगी जी, अजीत जोगी जी। अजीत जोगी कौन थे? कन्वर्टेड थे। तो जो तत्कालीन उनके जो सुप्रीमो थे उनकी मानसिकता क्या थी कि वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दें जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर दोहरी संस्कृति पनपे। पर वो तो कहते हैं कि भाजपा के समय में सबसे ज़्यादा चर्च खुले। देखिए, ये आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन न्यू और बीज डालने का काम तो कांग्रेस ने ही किया और उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों का सहयोग किया। और इनके तो विधायक आज आपने कहा ना, पीसीसी के अध्यक्ष उनके कार्यक्रम में गए थे। हाँ, वो मैंने उनसे पूछा था कि आपने किसी चर्च का उद्घाटन किया क्या? आप पास्टर हो गए क्या? आपको तो लोग पास्टर बोलते हैं। तो उन्होंने इनकार किया इस पूरे मामले में। नहीं, देखिए, उनके विधायक का भी वो है और पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान है कि वो उनके साथ में खड़े हैं और उसके कारण से आज पीसीसी अध्यक्ष को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। नहीं तो एक समय ऐसा था कि वो सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले अपने आप को प्रत्याशी बताते थे। तो ये यही की पब्लिक है कि वो इस तरीके के चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती।
अच्छा, ये कैसे रुकेगा? बिल्कुल, ये केवल सरकार का कार्य नहीं हो, बल्कि सरकार के साथ में हमारे सामाजिक चेतना का भी एक बहुत बड़ा वो हो सकता है, और सामाजिक चेतना के साथ में ही मामला ख़त्म होगा। और लगातार ये लड़ाई जारी है, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं से उन्होंने हमारे एक भाई को कन्वर्ट करके हमारे खिलाफ में खड़ा कर दिया है, और वो इन सब चीज़ों को हमारे सामने में इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं कि वो हमारे भाई को ही हमारे साथ में लड़ाने के लिए भेजा गया है। आपको लगता है बस्तर का प्रतिनिधित्व सरकार में कम है? मुख्यमंत्री समेत 2 और मंत्री और बड़े जो लोग हैं वो सरगुजा से आते हैं, तो बस्तर संभाग का प्रतिनिधित्व कम लगता है आपको? देखिए, ये पार्टी का वो है, और पार्टी में सबका सामूहिक भूमिका होती है, और आज पार्टी में जिस तरीके से काम किया है 1 वर्षों के भीतर में, तो अभी तो देखिए बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से या निगम मंडल और अन्य उसमें भी ये नहीं कहता कि कोई नहीं आएगा, सभी वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किनको दायित्व दें। सर, अंतिम सवाल, कोई बड़ी योजनाएं आपके मन में हो कि आप अपने सपनों का छत्तीसगढ़ या सपनों का बस्तर ऐसा देखना चाहते हैं? आपके पास बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, क्या आप कल्पना में करते हैं आप? देखिए, हमारा जो ड्रीम है, एक तो इरिगेशन में हमारे नदियों को जोड़ने की परिकल्पना है, उस कल्पना को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और ये हमारे माननीय विष्णुदेव साई जी भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर में हम जो माननीय अमित शाह जी चाहते हैं कि यहाँ पर दूध उत्पादन, हमारा लघु वनोपज और हमारे जो मछली पालन, इस दृष्टि से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समितियाँ बने और वो लाभ की दृष्टि से आगे आने, आर्थिक दृष्टि से मजबूती हो, ये सरकार का उद्देश्य है। और जो हमारे लघुवनोपज, हमारे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी हो, और उसके साथ साथ हम वनों के संरक्षण की दृष्टि से आगे बढ़े, वन्य प्राणियों के लिए जो हमारा ये पूरा छत्तीसगढ़ जो रहवास का क्षेत्र है, उसका हम सब समुचित तरीके से डेवलप कर सकें। तो आपने सुना, केदार जी चाहते हैं कि गाँव का विकास हो, तब छत्तीसगढ़ का असली विकास होगा। तो नेताजी ऑन एयर है में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए नेता के साथ।